स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की लंबाई, चौड़ाई, इसका व्यास, इसकी त्रिज्या क्या है, पृथ्वी कौन कौन सी गतियां करती हैं और पृथ्वी पर जो काल्पनिक अक्षांश में देशांतर खींचे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बीए बीएड का फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक यूनिट नंबर 2 से। तो पहले पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी की जो आकृति है वो लधवक्ष गोलाभ है, लधवक्ष गोलाभ है, यानी जिसको आप जियोइड भी बोल सकते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, जियोइड। लधवक्ष गोलाभ का मतलब पृथ्वी भूमध्य रेखा से तो बाहर की ओर है, भूमध्य रेखा से कहां की ओर है, बाहर की ओर है, जबकि ध्रुवों से कैसी है, चपटी है। यानी पृथ्वी भूमध्य रेखा से बाहर की ओर निकली हुई है और ध्रुवों से चपटी है। कुछ ऐसे। तो पृथ्वी भूमध्य रेखा से बाहर की ओर निकली हुई है जबकि ध्रुवों से कैसी है, चपटी है। यह आकृति लधवक्ष गोलाभ कहलाती है। और पृथ्वी की इस आकृति का सबसे पहले जो वर्णन दिया वो दिया अरस्तु ने। अरस्तु ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के आधार पर यह बताया कि पृथ्वी की आकृति कैसे है, गोलाकार है या लधवक्ष गोलाभ है। अगर पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें, यानी अर्थ के ऊपर के सरफेस से लेकर सेंटर तक की बात करें, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो एवरेज जो है, औसत जो है वो 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक है। मैंने आपको भी बताया पृथ्वी ध्रुवों से कैसे है, अंदर की ओर बैठी हुई है जबकि भूमध्य रेखा से बाहर की ओर है। अच्छा, ये जो स्वरूप आपको देखने को मिलता है ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण पृथ्वी का यह स्वरूप है। पृथ्वी की पहले त्रिज्या की बात करते हैं। पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या 6359 किलोमीटर है। इसकी जो बात हो रही है यहां सेंटर से नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से, इसकी जो बात हो रही है ये 6300 कितने किलोमीटर है, 59 किलोमीटर है। अगर पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या की बात करें, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल रेडियस की बात करें तो वो 6371 किलोमीटर है और दोनों के बीच 12 किलोमीटर का अंतर है। दोनों के बीच कितने किलोमीटर का अंतर है, 12 किलोमीटर का। तो पृथ्वी की बात हो रही है, आकृति लधवक्ष गोलाभ है। सबसे पहले इसका अध्ययन अरस्तु ने किया है चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के आधार पर। इंग्लिश में बात करें तो इसकी आकृति जियोइड है। भूमध्य रेखा से पृथ्वी बाहर की ओर उभरी हुई है जबकि ध्रुवों से ये चपटी है। ये चपटापन और जो उभार है ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण है। पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या 6359 किलोमीटर है, भूमध्य रेखीय त्रिज्या 6371 किलोमीटर है और दोनों का अंतर 12 किलोमीटर है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी मैं बात करूं व्यास की, डायामीटर की बात करूं तो वैसे भी ध्रुवीय व्यास कम होगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। 12,700 कितना है, 14 किलोमीटर। जबकि भूमध्य रेखीय जो व्यास है, जबकि भूमध्य रेखीय जो व्यास है वो 12,757 किलोमीटर है और दोनों के बीच 13 किलोमीटर का अंतर है। ध्रुवीय व्यास ये टोटल 12,714 किलोमीटर, भूमध्य रेखीय व्यास 12,757 किलोमीटर, दोनों के बीच अंतर 43 किलोमीटर का है। तीसरी बात हो रही है पृथ्वी की परिधि की। पृथ्वी की परिधि
सरकम जो फ्रेंस है पृथ्वी का, ये जो है भूमध्य रेखीय जो परिधि है, इक्वेटोरियल जो सरकमफ्रेंस है, भूमध्य रेखीय परिधि जो है वो तो है 40,077 किलोमीटर। ध्रुवीय जो परिधि है, ध्रुवीय जो सरकमफ्रेंस है वो है 40,000 किलोमीटर, या 8 भी लिखा होता है कई बार। दोनों के बीच लगभग 69 किलोमीटर का अंतर है, 69 किलोमीटर का अंतर। तो ये पृथ्वी लगभग सुलभ आकृति की, त्रिज्या आपको ध्यान रखनी है, औसत त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है, अंतर त्रिज्या के बीच कितने किलोमीटर का है, 12 किलोमीटर का। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, भूमध्य रेखीय व्यास 12,757 किलोमीटर, दोनों के बीच अंतर है 43 किलोमीटर का। भूमध्य रेखीय परिधि 40,070 किलोमीटर, ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर, अंतर है 69 किलोमीटर का। तो ये पहले पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की त्रिज्या, ये सब क्या है। चलिए अब जो पृथ्वी के ऊपर आप सरफेस देख रहे हैं, जिसपे आप 7 महाद्वीप और 4 जो महासागर फैले हुए हैं, उनकी अगर चर्चा की बात करें, पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसमें से 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर पे तो जल है और 14.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर पे स्थल है। 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्या है, जल, और 14.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर पे क्या है, स्थल। जल का परसेंट आपको पता है, पृथ्वी पर 71% जल है, जबकि 29% क्या है, स्थल है। दोनों का अनुपात पृथ्वी पर स्थल व जल का, लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो 1:2.43 है, 2.43 है। कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 36.1 करोड़ पे क्या है, जल, 14.9 करोड़ पे क्या है, स्थल। ये 71%, ये 29%, और स्थल व जल का अनुपात 1:200, 2.43 है, 1:2.43 है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं, अगर सूर्य से बात करें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, थर्ड रैंक पे है। अगर सूर्य से पृथ्वी की बात करें तो क्रम में मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। साइज की बात करें तो हम 5th रैंक पे हैं। अर्थ ग्रहों के हिसाब से हम बृहस्पति, शनि, मंगल और अरुण के बाद पृथ्वी 5वें नंबर पर है। तो अगर संख्या की बात करें तो हम तीसरे नंबर पर, और अगर साइज की बात करें तो हम कौन से नंबर पे हैं, 5वें नंबर पर हैं हमारे सौर मंडल में। अब ये सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी हैं। टॉपिक आपको ध्यान रखना है, समझना है पूरा का पूरा टॉपिक, पृथ्वी की गतियां। गतियां पृथ्वी की 2 प्रकार की हैं। गतियां पृथ्वी की 2 प्रकार की हैं। पहली जो गति है वो है परिभ्रमण, जिसको आप घूर्णन भी बोलते हैं, रोटेशन, रोटेशन।
पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो जो क्रिया है वो कहलाती है रोटेशन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन कहलाता है। यानी नॉर्थ और साउथ पोल से अगर एक आल्पिन अर्थ के आर पार की जाए तो उस अक्ष पे जो पृथ्वी घूम रही है वो परिभ्रमण, घूर्णन और रोटेशन कहलाता है। और ये गति जो होती है वो 24 घंटे में इसका एक चक्कर पूर्ण होता है। 24 घंटे में इसका एक चक्कर पूर्ण होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन व रात बनते हैं। दिन व रात बनते हैं अपने अक्ष पर घूमने के कारण। जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है, मान लो ये सन है और ये अर्थ है, जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां तो रहता है दिन, और जिस तरफ नहीं होता वहां होती है नाइट। और ये जो चक्कर है ये कितने घंटे पूरा होता है? 24 घंटे में एक बार। अच्छा, आप ध्यान रखेंगे दिन और रात को जो अलग करने वाला जो रेखा या जो वृत्त है जो पूरा पृथ्वी को घेरे हुए होता है उसे बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त दिन और रात को जो अलग करता है वो प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। रोटेशन 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी अपना। इससे क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। और सन के सामने जो एरिया रहता है उससे बोलते हैं डे, जो पीछे रहता है वहां होती है नाइट। 24 घंटे में पूरा दोनों को अलग करने वाला वृत्त प्रदीप्ति वृत्त। ये पहली गति है पृथ्वी की, परिभ्रमण। दूसरी जो गति है वो है परिक्रमण। दूसरी जो गति है वो है परिक्रमण। जिसको आपको ढंग से समझना है। दूसरी जो गति है वो है परिक्रमण। रेवोल्यूशन। और ये गति ये सन चार स्थितियां बनती हैं इस गति में। पहले बात करते हैं 21 मार्च की। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना विषुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विषुव कहलाता है। दूसरी जो तारीख है 21 जून, जो भी आपने देखा, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है उत्तरी गोलार्ध में। अब सूर्य पुनः 21 जून के बाद दक्षिणायन होना शुरू हो गया है। तिथि आती है 23 सितंबर की। 23 सितंबर को सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। तो पहले तो चार तिथियां 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहां से चमकता है? सीधा भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर
सूर्य का सीधा चमकना कहलाता है विषुव। इंग्लिश में बात करें तो इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। इस दिन पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होती हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। किस दिन? भूमध्य रेखा पर, यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को पृथ्वी पर तापमान पेटियां अपनी आदर्श स्थिति में होती हैं। तापमान पेटियां, वायुदाब पेटियां सब अपनी किस स्थिति में होती हैं? आदर्श स्थिति में होती हैं। दिन व रात बराबर होते हैं। अच्छा, आपको दूसरी बतानी है, ऋतुओं का बनना। ऋतुओं का बनना और दिन व रात की अवधि में परिवर्तन। दिन रात की अवधि में परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, रेवोल्यूशन के कारण होता है। दिन रात का बनना पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन का परिणाम है, जो 24 घंटे में है। ऋतुओं का बनना और दिन रात का बड़ा व छोटा होना पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण का परिणाम है। तो दिन रात की अवधि में परिवर्तन और ऋतुओं का बनना परिक्रमण का परिणाम है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और इस कारण तापमान पेटियां, वायुदाब पेटियां अपनी आदर्श स्थिति में होती हैं और दिन व रात 12-12 घंटे की होती हैं। 21 जून को सूर्य होता है उत्तरायण, यानी 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण की स्थिति में आ जाता है, यानी उत्तर की तरफ गमन करता है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो कर्क रेखा कहलाता है। सूर्य 21 जून को यहां चमकता है। यहां इस समय ग्रीष्म ऐनांत होता है। ग्रीष्म ऐनांत होता है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इस समय सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और सबसे छोटी क्या होती है? रात होती है। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। इसी के विपरीत जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इस समय होता है शीत ऐनांत। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो ये चार जो गतियां हैं, ये पृथ्वी जब सूर्य के चारों घूमती है, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर और यानी जो दक्षिणी गोलार्ध में, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे छोटी क्या होती है? रात होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी क्या होती है? रात होती है। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। सबसे छोटी रात कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में, परंतु सबसे बड़ी रात कहाँ होती है? उत्तरी गोलार्ध में। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, सूर्य कभी भी 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर और 23.5 डिग्री साउथ के नीचे कभी भी लंबवत नहीं चमकता। कभी भी लंबवत नहीं चमकता। अच्छा, इसके अलावा आपको दो तिथियां और ध्यान रखनी है, 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी और 4 जुलाई। तीन जनवरी को सूर्य, जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नजदीक होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। तो दो बातें और करते हैं, उपसौर और अपसौर। उपसौर और अपसौर। उपसौर की स्थिति
3 जनवरी को होती है और अपस्फोर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर, इसे बोलते हैं पेरिहेलियन, इसे बोलते हैं एपीहेलियन। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। सबसे नजदीक की स्थिति उपसौर कहलाती है। ये है लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर और ये है लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर, सॉरी 14.7, और ये है 15.2 करोड़ किलोमीटर। औसत जो एवरेज जो दूरी है पृथ्वी से सूर्य की वो 14.998 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। सबसे नजदीक की स्थिति उपसौर और सबसे दूर की स्थिति अपसौर। नजदीक पेरिहेलियन, अपसौर एपीहेलियन। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है, परंतु इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ रही होती है? ठंड। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, फिर भी उत्तरी गोलार्ध में इसमें क्या पड़ रही होती है? गर्मी। तो आपको ध्यान रखनी है बात, एक तो पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है और जिस कारण ये जीवन पृथ्वी पर संभव है, इस पूरी पेटी को कहते हैं गोल्डीलॉक्स पेटी। गोल्डीलॉक्स अवस्था, गोल्डीलॉक्स पेटी, ये नियत दूरी ही हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव करती है। पृथ्वी की सूर्य से निश्चित दूरी ही गोल्डीलॉक्स अवस्था कहलाती है और इसी अवस्था के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो अपसौर 3 जनवरी, उपसौर 4 जुलाई। ये पृथ्वी की दो और जो तारीखें आपको ध्यान रखनी है कि किस दिन दूर होती है, किस दिन क्या होती है, सबसे नजदीक होती है। चलिए अब आगे जो बात है वो है अक्षांश व देशांतर की। अक्षांश व देशांतर की जो बात है उसकी बात करते हैं। तीसरा टॉपिक, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अर्थ, पहले बात करते हैं अक्षांश की। होता क्या है पहले ये समझ लेंगे। भूमध्य रेखा से किसी याम्योत्तर पर, भूमध्य रेखा से किसी याम्योत्तर पर समान कोण को मिलाने वाली रेखा, भूमध्य रेखा से किसी याम्योत्तर पर उत्तर व दक्षिण में समान कोण पर खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री समान कोणीय बिंदुओं को मिलाने वाली और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। मध्य रेखा से किसी याम्योत्तर पर समान कोण पर पूर्व पश्चिम की ओर खींची गई कोणीय दूरियां अक्षांश कहलाती हैं। और अक्षांशों की जो कुल संख्या है वो है 180। अक्षांशों की जो कुल संख्या है वो है 180। एक सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ एक डी रखूं, हाफ डी आधे वाली, तो कितने कोण बनेंगे? 90। तो 90 कोण ऊपर और 90 ही कोण नीचे।
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 90 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 90 तक। तो 90 ही कोण ऊपर बनते हैं और 90 ही कोण कहाँ बनते हैं? नीचे। तो पृथ्वी पर जो कुल अक्षांश रेखाएं हैं वो 180 हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा सिर्फ बिंदु मात्र है, सिर्फ बिंदु मात्र है। इसको बोलते हैं आप उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं आप दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। अब बात आती है अक्षांश वृत्त की, लैटिट्यूड सर्कल की। ये पृथ्वी पर 179 है। अच्छा एक बहुत बात, कुल अक्षांश रेखाएं अगर आपको भूमध्य रेखा सहित पूछी गई है, इक्वेटर सहित पूछी गई है, तो 181 है। एक 0 डिग्री की रेखा, ये 0 डिग्री, 90 रेखाएं ऊपर और 90 रेखाएं नीचे, कुल अक्षांश रेखा 180, भूमध्य रेखा सहित 181। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव एक बिंदु है, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव भी एक बिंदु है, तो अक्षांश वृत्त है वो 179 है। वृत्त मतलब ये पृथ्वी को जो घेरते हैं, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, ऐसे बोल के चारों ओर जो होंगे। अगर मैं ऊपरी बिंदु निचले बिंदु को हटा दूं तो जो वृत्त बनते हैं वो 179 बनते हैं। तो अक्षांश वृत्त 179 है। आपको फेमस जो लाइन ध्यान रखनी है, एक तो 0 डिग्री को इक्वेटर, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त। 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्कल। ये अक्षांश रेखाएं हैं। क्या होता है? अच्छा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र जोन कहलाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र जोन कहलाता है। पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती हैं। पृथ्वी से उत्तर व दक्षिण की ओर जाते हुए अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां क्या होती जाती है? कम। सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री है, तो जैसे जाएंगे 1 डिग्री का उससे कम, 2 की उससे कम, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब आप 90 पर पहुंचेंगे तो आपको सिर्फ एक पॉइंट रखना पड़ेगा बोल के चारों। तो उत्तर व दक्षिण की ओर जाते हुए अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां घटती जाती हैं। दूसरी बात करते हैं दिशांतर की, जिसको आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिलाने वाली रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। पृथ्वी पर ऋतुएं अक्षांश रेखाओं के कारण ही बनती हैं, मतलब उनके मध्य दिखाई जाती ऋतुएं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं देशांतर। और देशांतर टोटल है पृथ्वी पर 360, एक गोला 360 डिग्री का होता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन। तो देशांतर 360 है हमारी पृथ्वी पर। और 0 डिग्री देशांतर, जिसे आप प्रधान या अन्योत्तर भी कहते हैं, ग्रीनविच मानक समय रेखा जो कि लंदन से गुजरती है,
प्रमुख है। 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे आप मानक समतिथि रेखा भी बोलते हैं, बेरिंग सागर से गुजरती है। बेरिंग सागर जो कि रशिया और अलास्का के बीच में है। पृथ्वी पर तिथि जो निर्धारित होती है वो 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित होती है, जबकि समय 0 डिग्री से। अच्छा, हमारी पृथ्वी पर जो समय की गणना है वो देशांतर से की जाती है। समय की गणना देशांतर से की जाती है, और एक देशांतर को पार करने में कितने घंटे लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 4 मिनट। यानी 1 घंटे में पृथ्वी के ऊपर 15 देशांतरों को पार कर देता है सूर्य। तो इस प्रकार से अगर 15 को आप 24 से गुना करेंगे तो ये बनते हैं 360। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 0 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर, इसको आप ग्रीनविच समय रेखा बोलते हैं, लंदन से गुजरती है। और हम जो भारत, मैंने आपको बताया था, जिसकी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, अगर आप इसको 4 से गुना करेंगे तो ये लगभग 330 मिनट बनेंगे। तो 5.5 घंटे हम कुल मिला के इस तरह आगे हैं। अच्छा, अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 5 जगह से मोड़ा गया। 5 जगह से मोड़ा गया। अब क्यों मोड़ा गया वो आप ध्यान रख लेंगे। ये जो रशिया का जो पार्ट है यहाँ, और इधर जो अलास्का का जो पार्ट है यूएसए का, इधर मैं अलास्का की बात कर रहा हूँ और इधर मैं रशिया की, रूस की बात, कुछ ऐसे गुजरती है प्रधान यामोत्तर, यानी सॉरी मानक तिथि रेखा ऐसे। अगर ये सीधी गुजारी गई होती तो रशिया के एक ही देश में 2 प्रकार की तिथियां हो जाती, एक तरफ सोमवार और एक तरफ मंगलवार। तो इसको दूर करने के लिए प्रधान यामोत्तर को 5 जगह से मोड़ा गया, सॉरी मानक समय तिथि रेखा को 5 जगह से मोड़ा गया, यानी एक कंट्री के अंदर 2 जो तिथियां हैं वो शामिल ना हो जाए। तो ये आपका टॉपिक था, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश व देशांतर कितने हैं, कैसे कैसे ये वर्क करती है। और वीडियो के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे। धन्यवाद।